मुल्ला नसरुद्दीन मुमलिकत तुर्किया के मशहूर मस्खरे थे। वो लोगों को सबक सिखाने के लिए बेवकूफ़ बने रहते थे, मगर थे बहुत आलिम फाजिल। और शेख चिल्ली साहब को तो आप जानते ही हैं, वो ठहरे शेखी बगारने वाले एक बेवकूफ़। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफ़ा किसी काम से हिंदुस्तान आए। वहाँ पर उनकी मुलाकात शेख चिल्ली साहब से हुई। शेख चिल्ली साहब मुल्ला को अपने घर ले गए। अम्मा बी ने जो इतना आलिम फाजिल शख्स देखा तो फ़ौरन उनसे दरख्वास्त की कि जब तक आप यहाँ पर हैं शेख चिल्ली को अपने साथ रख लीजिए, ताकि इनको भी आपसे कुछ सीखने का शगफ हासिल हो। मुल्ला साहब ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और शेख चिल्ली को अपना शागिर्द बना लिया। एक दिन रुकने के बाद उन्होंने शेख चिल्ली को साथ लिया और जिस गांव में जाना था वहाँ का सफ़र इख्तियार किया। शेख चिल्ली को अम्मा बी ने बहुत सी दुआएं दी और मुल्ला जी के साथ रुखसत कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन, उनका गधा और शेख चिल्ली साहब तीनों खरामा खरामा दूसरे गांव के लिए रवाना हो गए। उनका सफ़र कई दिनों का था। चलते चलते शाम हो गई तो एक गांव के नज़दीक मुल्ला जी ने पड़ाव डालने का फ़ैसला किया। मुल्ला जी ने मुँह हाथ धोया और शेख चिल्ली को कहा कि वो करीबी गांव से जाकर थोड़ा सौदा सल्फ ले आएं ताकि खाने का इंतज़ाम किया जाए। शेख चिल्ली गांव की तरफ रवाना हुए और मुल्ला जी ने लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी ताकि वो आग जलाने का इंतज़ाम कर सकें और खाना पका सकें। दूसरी तरफ शेख चिल्ली साहब बाज़ार में बनिए की दुकान पर पहुंचे और उससे पूछा कि आटा क्या भाव है भाई। बनिए ने कहा 1 टके सेर। शेख चिल्ली हैरान हो गए, इतना सस्ता आटा। फिर उन्होंने पूछा, ये चने की दाल क्या भाव है भाई। उसने कहा 1 टके सेर। गर्ज ये कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी मगर वो सारी 1 टके सेर थीं, जो कि शेख चिल्ली को बहुत सस्ती लगी। शेख चिल्ली साहब ने वहाँ से आटा, दालें और चावल लिया और उसके बाद मिठाई की दुकान पर चले गए और मिठाई वाले से पूछा, भाई साहब ये कलाकंद का क्या भाव है। मिठाई वाले ने कहा 1 टके सेर। शेख चिल्ली हैरान हो गए कि यहाँ पर हर चीज़ 1 टके की मिल रही है। बहरहाल उन्होंने खूब सारी मिठाई ली और सौदा सल्फ और मिठाई के साथ मुल्ला जी के पास पहुँचे। मुल्ला जी को आकर उन्होंने तमाम रुदात सुनाई कि यहाँ पर इतनी सस्ती चीज़ें हैं जो कि उन्होंने आज से पहले कहीं नहीं देखी। मुल्ला जी बहुत समझदार थे। मुल्ला जी ने कहा कि मुझे ये गांव अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई अंधेर नगरी है। शेख चिल्ली ने उनसे कहा, अरे मुल्ला साहब आप तो बिला वजह ही शक कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमें यहीं पर कुछ दिन ठहर जाना चाहिए ताकि खूब खाना खाएं। शेख चिल्ली की बसियार खोरी तो आप सबको मालूम ही है। बहरहाल उन दोनों ने खाना पकाया और खूब सैर होकर खाया और उसके बाद वो दोनों मिठाई से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। रात हुई, दोनों सो गए। सुबह आँख खुली तो मुल्ला जी अपना सामान समेट चुके थे मगर शेख चिल्ली पड़े सो रहे थे। मुल्ला जी ने उनसे कहा, उठो मियाँ, बहुत देर हो गई है, अब तो उठ जाओ। शेख चिल्ली ने आंखें मलते हुए कहा, मुल्ला जी मुझे लगता है हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। मुल्ला जी ने कहा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे उस गांव पहुंचकर किसी से मिलना है। शेख चिल्ली ने कहा, तो आप चले जाइए, मैं तो यहीं पर रुका हुआ हूँ, वापसी में मुझे लेते जाइएगा। मुल्ला जी भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने कहा, ठीक है तुम यहाँ पर रुको, मैं वापसी में तुम्हें लेता हुआ चला जाऊँगा। ये कहकर मुल्ला जी ने अपना सामान अपने गधे पर रखा और रवाना हो गए। दूसरी तरफ शेख चिल्ली साहब बहुत खुश थे। ये गांव इतना सस्ता था कि उनके पास जितने पैसे मौजूद थे उससे वो पूरे साल खाना खा सकते थे। बहरहाल वो रोज़ गांव में जाते और तरह तरह की चीज़ें खरीद कर लाते और खूब सैर होकर खाते। दूसरी तरफ मुल्ला जी जिस गांव में पहुंचना था उसकी तरफ रवां दवां थे। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और शेख चिल्ली साहब खा खा कर चंदी दिनों में फूल कर कुप्पा हो गए। एक दिन गांव में बारिश हो गई। वो इतनी तेज़ बारिश हुई कि एक मकान की दीवार गिरी और जिसकी वजह से पड़ोसी की बकरी दबकर मर गई। पड़ोसी को अपनी बकरी के मरने का बहुत दुख हुआ और वो सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा को दुहाई दी। राजा ने उसकी बात सुनी और उस शख्स को बुला भेजा जिसकी दीवार गिरी थी। राजा ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया। उसने कहा, क्योंकि इसकी बकरी मरी है तो उसके बदले में जिसकी दीवार गिरी है
उसको सजाए मौत दे दी जाए और उसको फांसी पर लटका दिया जाए। ये सुनकर पड़ोसी हक्का बक्का रह गया। सजाए मौत मिलने वाला शख्स हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने राजा को कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है? ये सारी गलती तो राजमिस्त्री की है। ना वो कमज़ोर दीवार बनाता, ना ये दीवार बारिश में गिरती और ना मेरे पड़ोसी की बकरी मरती। राजा ने ये सुना तो उसने फौरन हुक्म सादिर किया कि इस दीवार बनाने वाले राजमिस्त्री को ढूंढ कर लाया जाए ताकि उसको सजाए मौत दी जाए। सिपाही राजमिस्त्री को पकड़ कर ले आए। राजमिस्त्री बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी भवें पलकें तक सफ़ेद हो चुकी थीं और वो इतना ज़ईफ़ हो चुका था कि बड़ी मुश्किल से चारपाई पर डालकर उसको लाया गया। राजमिस्त्री ने बादशाह का हुक्म सुना तो फौरन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने कहा, सरकार, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सारी गलती तो उस मसाला बनाने की है जिसने मसाला ठीक से नहीं बनाया, जिसकी वजह से ईंटें आपस में चिपक ना सकीं। तो असल गलती तो मसाले वाले की है। राजा ने उसकी बात सुनी तो उसको रिहा करने का हुक्म दिया और साथ ही एक और हुक्म सुना दिया कि मसाले वाले को हाजिर किया जाए ताकि उसको मसाले को सही ना बनाने की सज़ा दी जाए। सिपाही जब मसाला बनाने वाले के घर पहुंचे तो पता चला कि वो तो मर चुका है। ये खबर लेकर वो राजा के पास वापस आ गए और राजा को बताया कि मसाले वाला तो मर चुका है। राजा गुस्से से खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम लोग बहुत ही कम अकल हो। एक मसाले वाला मरा है, कोई दूसरा मसाले वाला ही पकड़ लाओ ताकि उसको सज़ा दी जाए, क्योंकि हमें बकरी के बदले में किसी को तो फांसी चढ़ाना ही है। सिपाही गांव में घूमते फिरे और एक बदकिस्मत मसाले वाला उनको नज़र आ गया। उन्होंने फ़ौरन उसको पकड़ा और लेकर दरबार में हाजिर हो गए। मसाले वाले के दरबार में हाजिर होते ही राजा खड़े हो गए और अपना फैसला सादिर फरमा दिया और उन्होंने कहा कि तुम जैसे ही एक मसाला बेचने वाले ने ख़राब मसाला राजमिस्त्री को दिया, जिसकी वजह से दीवार कमज़ोर बनी और 50 सालों में ही गिर गई, तो इसलिए हम तुम्हें फांसी की सज़ा देते हैं। मसाले वाले ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, इसमें मसाले बनाने वाले की गलती नहीं है। ये गलती बहिश्ती की लगती है, जिसने पानी सही तरह से नहीं मिलाया होगा। इसी वजह से मसाला अच्छा नहीं बना और दीवार गिर गई। राजा को उसकी बात समझ में आ गई। राजा ने फिर हुक्म सादिर फरमाया कि उस बहिश्ती को ढूंढ कर लाया जाए और इस मसाले वाले को आज़ाद कर दिया जाए। अब राजा के सिपाही उस बहिश्ती को ढूंढने निकल पड़े। जब सिपाही बहिश्ती के घर पहुंचे तो पता चला कि वो भी फौत हो चुका है। सिपाही उसके बेटों और पोतों को पकड़कर राजा के दरबार में हाजिर हो गए। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके सिपाही कितने वफादार हैं कि वो एक मुजरिम की जगह कई लोगों को लेकर आ चुके हैं। राजा खड़ा हुआ और उसने उनसे खिताब किया, क्योंकि तुम्हारे बाप या दादा ने मसाले में पानी सही तरह नहीं दिया था, जिसकी वजह से ईंटें चिपक ना सकी और दीवार मजबूत ना बन सकी और दीवार गिरने की वजह से एक बकरी की मौत हो गई, तो उसके खून के बदले में तुम सबको फांसी दी जाती है। और सिपाही उन सब को लेकर फांसी घाट की तरफ चले गए। मगर वो सब किस्मत के धनी थे और बहुत दुबले पतले थे। तो जैसे जैसे फंदा एक एक के गले में डाला गया तो पता ये चला कि फंदा ढीला डल रहा है, तो जिसकी वजह से फांसी मुकम्मल ना हो पाएगी। ये खबर राजा को पहुंचाई गई। राजा गुस्से में आ गया। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि तुम लोग बहुत ही बेवकूफ़ हो, क्योंकि खून हुआ है तो फांसी किसी न किसी को तो दी जानी चाहिए। इन सब को रिहा कर दो और कोई ऐसा शख्स ढूंढ कर लाओ जिसके गले में फांसी का फंदा पूरा आ सके। सिपाही गांव में घूमते फिरे और बिलाखिर उनकी नज़र शेख चिल्ली पर पड़ी। शेख चिल्ली क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने की वजह से मोटे ताज़े हो रहे थे, तो सिपाही शेख चिल्ली को पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। राजा ने वहां खड़े होकर पूरी रुदात दोबारा सुनाई और शेख चिल्ली को कहा, क्योंकि फांसी देना लाजमी है इसलिए तुम्हें फांसी दी जाती है। शेख चिल्ली बहुत चीखे चिल्लाए, बड़ी दुहाइयाँ दी, मगर राजा ने उनकी एक ना सुनी। शेख चिल्ली को मुल्ला जी की बात याद आई कि ये तो कोई अंधेर नगरी है, मगर अब क्या करते। शेख चिल्ली को लेकर फांसी घाट ले जाया गया। उनके गले में फंदा पहना दिया गया। सारे लोग इर्द गिर्द जमा हो गए ताकि वो राजा के इंसाफ की तारीफ़ कर सकें। इसी दौरान मुल्ला नसरुद्दीन अपना काम ख़त्म करके उसी गांव में पहुंचे। जैसे ही चौक पर उन्होंने रश देखा
तो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और ये देखकर परेशान हो गए कि शेख चिल्ली तख्ता दार पर खड़े थे और उनके गले में फांसी का फंदा था। मुल्ला नसरुद्दीन सोच में पड़ गए कि कैसे शेख चिल्ली को इस तख्ता दार से बचाएं। अचानक उन्होंने चीख कर कहा, रुक जाओ, फांसी मत दो, और ज़मीन पर बैठ गए और ज़मीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचना शुरू कर दी। सारे लोग परेशान हो गए कि आखिर ये शख्स कौन है जो फांसी रुकवा कर ज़मीन पर जायचे बना रहा है। काफ़ी देर लकीरें खींचने के बाद मुल्ला जी उठे और कहा, इसको फांसी मत दो, बल्कि मुझे फांसी दे दो। सिपाही परेशान हो गए और सिपाहियों ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि आप फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। मुल्ला जी ने कहा, कुछ भी हो जाए, आज फांसी इसकी जगह मुझे दी जानी चाहिए। सिपाहियों ने राजा तक ये खबर पहुंचाई। राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, दोनों को ही फांसी दे दो, मगर फिर कुछ सोचकर बोला कि आखिर क्या वजह है कि वो शख्स भी फांसी लेना चाहता है जिसको हमने फांसी का हुक्म नहीं दिया। और ये सोचकर राजा उस फांसी घाट की तरफ आ गए। शेख चिल्ली बदस्तूर गले में फंदा डाले खड़े थे और मुल्ला नसरुद्दीन जायचे के पास बैठे हुए थे। राजा ने जायचे को देखा, फिर मुल्ला जी को देखा और सवाल किया, आखिर तुम क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो? मुल्ला जी बहुत एतमाद से बोले, हुजूर, मैं सितारों के हाल जानता हूँ। मेरा जायचा ये कहता है कि आज जो शख्स भी फांसी पर चढ़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन साहब को छोड़ दीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। राजा के वज़ीर ने जब ये बात सुनी तो फ़ौरन आगे आकर कहा, राजा साहब, इस शख्स की जगह मुझे फांसी दे दीजिए क्योंकि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। राजा गुस्से में तिलमिला कर बोले, स्वर्ग में तो मैं जाऊँगा, तो उतारो इस शख्स को और मुझे फांसी दो। ये कहकर उन्होंने शेख चिल्ली को तख्ता दार से उतार लिया और ख़ुद तख्ता दार पर खड़े हो गए और सिपाहियों से कहा कि उनके गले में फंदा डालकर फांसी दे दी जाए। शेख चिल्ली तख्ता दार से उतरकर फ़ौरन मुल्ला जी के गले आ लगे और मुल्ला जी ने उनका हाथ पकड़ा और खामोशी से भीड़ को चीरते हुए भाग निकले। शेख चिल्ली और मुल्ला साहब तेज़ तेज़ सफ़र करते हुए अपने घर पहुँचे। उधर राजा को फांसी दे दी गई। मुल्ला जी ने शेख चिल्ली को ले जाकर उनकी अम्मा के हवाले किया और उनको नसीहत की कि इसको कभी अकेला मत छोड़िएगा। फिर मुल्ला जी अपने मुल्क तुर्की के लिए रवाना हो गए।